आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सही समय पे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हमारे सर जी का मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर जी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सर जी के लिए आज से भी महत्वपूर्ण दिन कल का था। जी हाँ, क्योंकि सर जी जिस उम्मीद में आज का इंतजार कर रहा था, सर जी के इस उम्मीदों पे कल जांच एजेंसी ईडी ने एक बहुत तगड़ा प्रहार किया। जो सर जी और उनके चाहने वाले लोग इस आशा में बैठे हुए थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शुक्रवार को यानी आज सर जी को चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगा। सर जी के और उनके चाहने वालों के इस उम्मीद पे कल जांच एजेंसी ईडी ने पानी फेर दिया। दरअसल कल जांच एजेंसी ईडी ने एक हलफनामा अरविंद केजरीवाल के जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। जांच एजेंसी ईडी ने अपने हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट को बताया है, उससे पूरा केजरीवाल एंड गैंग सदमे में है। तो वहीं दूसरी तरफ कल जांच एजेंसी ईडी ने एक और बातों का खुलासा किया था, और शायद वो भी आज सभी लोगों के सामने आ जाएगा। कल जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके माननीय मिलोडो को यह समझाने का प्रयास किया कि आपने जिस तरीके का मन बना रखा है अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने का, अंतरिम राहत देने का आपका यह जो निर्णय है, यह पूरी तरीके से गलत है। आप एक गलत परंपरा को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि देश हित में नहीं होगा। जी हाँ, क्या कहा है जांच एजेंसी ईडी ने अपने हलफनामे में, उसको देखिए। सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसा होने पर एक गलत संदेश कायम होगा, जो एक तरह से देश में समाज को दो भागों में बांटने का कारण बन सकता है। ईडी ने कहा कि कानून के शासन का मतलब है कि कानून सभी नागरिकों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। कानून के शासन के तहत सभी को समान रूप से न्याय मिले। कानून के नियम सभी के लिए उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार को अनिवार्य बनाते हो। यह जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है। ईडी का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा रही है, तो ये कहीं से उचित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और ना ही संवैधानिक अधिकार है, और यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में चुनाव आयोग बनाम मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इसी तरीके के एक याचिका पे फैसला दिया था कि आपको सिर्फ इसलिए जमानत नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर अरविंद केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देने पे विचार कैसे कर सकता है? यह जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है। ईडी ने आगे कहा कि अभी तक किसी भी राजनीतिक शख्स को चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली है। यहां तक कि उस शख्स को भी जमानत नहीं मिली है जो खुद चुनाव लड़ रहा हो, जबकि अरविंद केजरीवाल तो खुद चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के पीछे केजरीवाल को जमानत देने की बात पर ईडी ने दलील दी कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हो चुके हैं। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को अंतरिम जमानत दी जाने लगी तो न तो किसी राजनेता को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उसे न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, क्योंकि देश में पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। और यह बात बिल्कुल सही है। अगर आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट इस के आधार पे अंतरिम राहत देता है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता है और उसको अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना है, तो फिर जिस प्रकार से इस देश में चुनावी प्रक्रिया चलता है, उसके लिहाज से देखा जाए तो
हमेशा देश में कोई ना कोई चुनाव चलते रहता है और कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करके किसी भी पार्टी में शामिल हो जाएगा या किसी भी चुनाव में कैंडिडेट बन जाएगा और वह उस चुनाव को आधार बनाकर कोर्ट में जाकर कहेगा कि क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या मुझे चुनाव प्रचार करना है अपने पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के पक्ष में, इसलिए मुझे जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, मुझे जमानत दे देना चाहिए, ये मेरा अधिकार है चुनाव प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का, और इसलिए मुझे जमानत मिलना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या इस देश का और भी जो दूसरा कोर्ट है वो क्या करेगा? उनके पास क्या विकल्प होगा? अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई नियम बना देता है किसी अरविंद केजरीवाल के लिए, तो फिर वो नियम सबके लिए लागू होगा, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि यह सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए ही हम बना रहे हैं, इस तरीके का नियम ये दूसरे किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होगा। तो फिर ऐसा कैसे? क्या अरविंद केजरीवाल इतना खास है? क्या अरविंद केजरीवाल कोई विशिष्ट व्यक्ति है जिसके लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट एक नया नियम बनाएगा? हलफनामे में जांच एनसीईडी यही बताने का प्रयास कर रही है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए अगर केजरीवाल को अंतरिम राहत मिलती है तो इस आधार पर दूसरे मामले में जेल में बंद राजनेता भी ऐसे ही राहत की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर अरविंद केजरीवाल को राहत दिया जा सकता है तो फिर हेमंत सोरेन की क्या गलती है? हेमंत सोरेन का क्या अपराध है? हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से अधिक प्रभावशाली नेता है और मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन के पास अरविंद केजरीवाल से अधिक पावर है। हेमंत सोरेन पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री था, जबकि अरविंद केजरीवाल एक शहरनुमा राज्य का मुख्यमंत्री है जिसका हैसियत एक मेयर के बराबर है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री हैं, ना तो इनके पास ऐसी कोई शक्ति है और ना ही इनके पास कोई ऐसी जिम्मेवारी था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक तरीके से विदाउट पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री है। जिस तरीके से इस समय कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव तो हैं, लेकिन विदाउट पोर्टफोलियो, उनके पास किसी प्रकार का कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो थे लेकिन या अभी भी हैं, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं है, इनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत देने पे विचार कर रहा है या कहे तो विचार कर चुका है, बस देरी इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश इस बात का ऐलान कब करेंगे कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दे रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो फिर हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मिल सकता है? तो फिर जेल में बंद भ्रष्टाचार के मामले में, शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में टीएमसी के मंत्री पार्थो चटर्जी को क्यों नहीं मिल सकता है? ज्योति प्रिय मलिक को क्यों नहीं मिल सकता है? अभी आरोप तो उनके ऊपर भी तय नहीं हुआ है, अभी भी वो भी अंडर ट्रायल एक्यूज्ड है और ईडी के कस्टडी में ही है, जेल में बंद है, भ्रष्टाचार के मामले में ही बंद है। डीएमके के नेता एक और भ्रष्टाचार के मामले में बंद है, टी बालू या ऐसी कुछ नाम है उसका, उसको क्यों नहीं मिल सकता है? आजम खान अरविंद केजरीवाल से कहीं बड़ा नेता है और अनुभवी और पुराना नेता है, उसको क्यों नहीं मिल सकता है? या जब ये लोग जमानत के हकदार नहीं है, इन लोगों को चुनाव प्रचार नहीं करना है? क्या इनका राजनीतिक हैसियत अरविंद केजरीवाल से कम है? ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर विशेष प्रकार का दया इसलिए शायद दिखाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ गैंग का सरगना रह चुका है और एनजीओ गैंग का जो जड़ है वह पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसका एक हिस्सा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो एनजीओ था उस एनजीओ को भी जॉर्ज सोरोस का एनजीओ फंडिंग करता था। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे देश सहित दुनिया के कई देशों ने प्रतिक्रिया दिया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे कई विदेशी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे कई देशों ने प्रतिक्रिया दिया था, जबकि ऐसा पहले किसी भी नेता की गिरफ्तारी पे नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल से अधिक शक्तिशाली नेता लालू प्रसाद यादव थे अपने टाइम के, अभी भी अरविंद केजरीवाल से अधिक शक्तिशाली हेमंत सोरेन है, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी पे जयललिता, देवीलाल चौधरी, ये सभी नेता गिरफ्तार हुए, सब नेता जेल रहे, लेकिन इन लोगों की गिरफ्तारी पे
कोई भी विदेशी शक्ति प्रतिक्रिया नहीं दिया सिवाय अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कनेक्शन कई एक एनजीओ गिरोह के साथ, सरगनाओं के साथ है। अब तो अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कनाडा में बैठा हुआ, अमेरिका का पाला हुआ, आईएसआई का पाला हुआ जो एजेंट है, जो खालिस्तान मूवमेंट का अगुवाई करता है, गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उससे भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसी ने कहा कि मसलन केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना भेदभावपूर्ण होगा। इस प्रकार से तो एक किसान और एक कारोबारी के लिए अपना काम किसी राजनेता के चुनाव प्रचार करने से कम अहमियत नहीं है। फिर तो किसानों को अपनी फसल के लिए और कंपनी डायरेक्टर को मीटिंग करने के लिए जमानत दी जा सकती है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर राजनेता के लिए भी अलग से कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से एक ऐसा उदाहरण पेश होगा जिसके तहत बेईमान राजनेता गुनाह करके चुनाव की आड़ में जांच से बचने की कोशिश करेंगे। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता और उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही अपराध करने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और हिरासत में लिया जा सकता है। ईडी का हलफनामा भी देखिए, ये ईडी का हलफनामा है। ईडी ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में कल दिया है और आज अरविंद केजरीवाल के अंतरिम राहत पर फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से। अब यह फैसला किस तरीके का आएगा, यह तो जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ा तैयारी किया है। जांच एजेंसी ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। जी हां, जिस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उन सवालों का जवाब जांच एजेंसी ईडी देगा जो सवाल काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग पूछ रहे थे कि बताओ अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। अभी भी उनका वकील यही पूछ रहा है। तो इसी बात का जवाब आज जांच एजेंसी ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके देगी कि वह अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से, अपराधी के हैसियत से, गवाह के हैसियत से, या फिर किस हैसियत से समन भेज रहा था और आखिरकार उनको गिरफ्तार किया। दरअसल जांच एजेंसी ईडी अपने इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोर्ट को यह बताएगा कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड था, किंग पिन था। और अगर ऐसा साबित हो गया तो फिर मुश्किल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का ही नहीं बढ़ने वाला है, मुश्किल अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का भी बढ़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के साथ साथ आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक भी है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर इस शराब घोटाले का बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है तो क्या आपने उसे पक्षकार क्यों नहीं बनाया। और ईडी भी इस पे जवाब दे चुकी है अदालत में कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी ने तो हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था कि हम आम आदमी पार्टी का प्रॉपर्टी जब्त करना चाहते हैं। तो इसलिए शराब घोटाले के मामले में जिस तरीके का उम्मीद केजरीवाल एंड गैंग और अरविंद केजरीवाल के द्वारा पाले गए भारतीय मीडिया संस्थान आशा लगाए हुए बैठा था, उनके मन में लड्डू फूट रहा था, उनके उस आशा पे बहुत बड़ा प्रहार कल जांच एजेंसी ईडी ने किया। और जिस तरीके का रुख जांच एजेंसी ईडी का था, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायाधीश सहमत होते हैं तो फिर आज जो फैसला आएगा वो भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तो एक तरीके से शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल एंड गैंग का तबाही तय है, कांड हो गया पूरी तरीके से। जो ये अपने आप को दुनिया का कट्टर ईमानदार, कट्टर पढ़ा लिखा इंसान बताने का प्रयास कर रहा था, इनकी सारी कट्टर ईमानदारी और पढ़ाई लिखाई इनके विशेष स्थान से बाहर निकल गया है। देखिए आगे माननीय मिलॉर्ड क्या करते हैं, आज क्या हो रहा है।
तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।